नूर, ये लफ्ज़ यकीनन आप कई बार सुन चुके हैं। ये आम ज़बान में भी इस्तेमाल होता है और इसका ज़िक्र कुरान में भी कई बार आया है। तो नूर कहते किसको हैं? ये फ़िज़िकल दुनिया से बहुत ऊपर की हकीकत है। ये एक ऐसा डिवाइन एलिमेंट या एक प्रिंसिपल है जिसे पूरी तरह समझना एक आम इंसान के मादी जहन के लिए नामुमकिन है। लेकिन इसका असर ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि तमाम जहानों पर पड़ता है, और फरिश्तों की तख्लीक भी नूर ही से हुई। अरबिक में नूर का मतलब वो चीज़ है जो किसी और चीज़ को ज़ाहिर करे, समझने के लायक बनाए, उसमें मीनिंग डाल दे। सूरह नूर की आयत है, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। इसका मतलब है कि अल्लाह ही असल सोर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन है, वो जो हर चीज़ को वजूद देता है और समझने के लायक बनाता है। हर वो चीज़ जो हमें नज़र आती है, समझ में आती है या ज़िंदा है, वो सब उसी नूर का नतीजा है। इसी तरह हमारे फिज़िकल वर्ल्ड की सबसे कोर और फंडामेंटल एनर्जी, जिसके बारे में हमने एपिसोड 2 में भी डिस्कस किया है, जिसके बगैर हमारी कायनात का निज़ाम रुक जाए, हत्ता कि स्पेस और टाइम तक खुद को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड की वैल्यू कभी नहीं बदलती। यहाँ हम लाइट की बात कर रहे हैं। लाइट फोटॉन से मिलकर बनती है, जो छोटे मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं और अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैरी करते हैं। लाइट उस डिवाइन रियलिटी का ही एक छोटा सा मटेरियल साइन है जिसे इंसान देख सकते हैं, समझ सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। कायनात के तमाम लॉज इसी के अराउंड घूम रहे होते हैं और इसकी वैल्यू अपनी जगह हमेशा फिक्स रहती है। अगर इसकी वैल्यू हल्की सी भी चेंज हो जाए तो कायनात का सारा निज़ाम बिखर जाए। सूरज से आने वाली रोशनी ज़मीन पर एनर्जी की वेव्स की फॉर्म में आती है, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है। इन वेव्स में कुछ हाई पॉइंट्स और कुछ लो पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल जिस तरह समंदर की वेव्स होती हैं। इनके एक हाईएस्ट पॉइंट से लेकर अगले हाईएस्ट पॉइंट तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। कम वेवलेंथ वाली वेव्स ज़्यादा एनर्जी रखती हैं और लंबी वेवलेंथ वाली वेव्स की एनर्जी कम होती है। इनमें कुछ छोटी वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और कुछ ज़्यादा वेवलेंथ की होती हैं, जैसे कि इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। इनके दरमियान में एक ख़ास सेगमेंट ऑफ वेवलेंथ है जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें मौजूद वेवलेंथ को हमारी आंख देख सकती है और उसको विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में जिन वेव्स की वेवलेंथ कम होती है वो ब्लू और वायलेट नज़र आती हैं, और जिनकी लंबी होती है वो रेड और ऑरेंज नज़र आती हैं, और इनके बीच ग्रीन एंड येलो लाइट्स होती हैं। जब विजिबल स्पेक्ट्रम की तमाम वेव्स एक साथ इक्वली मौजूद हों तो वाइट लाइट बनती है। तो दरअसल वाइट लाइट इटसेल्फ कोई कलर नहीं, बल्कि तमाम कलर्स का कम्बिनेशन है, और यही वजह है कि सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं वो हमें वाइट लाइट की सूरत में दिखाई देता है। लाइट ही की वजह से हमारी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। ज़रा सोचें, अगर सूरज से लाइट आना बंद हो जाए, तमाम लाइट के सोर्सेज काम करना छोड़ दें और हर तरफ सिर्फ अंधेरा हो, तो तमाम जानदार, इंसान, परिंदे, जानवर, दरख्त और पौधे तक ख़त्म हो जाएंगे। लाइट ही के ज़रिए हमें दुनिया के तमाम कलर्स दिखाई देते हैं। इन कलर्स के अंदर भी मैसेज छुपा होता है, लेकिन उसको डिकोड करने से पहले देखते हैं कि हमारी आंख इन कलर्स को देखती कैसे है। वाइट लाइट जब ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है तो हमें डिफरेंट और बहुत स्पेसिफिक कलर्स चीज़ों के नज़र आते हैं, जैसे ग्रास का कलर ग्रीन, आसमान ब्लू और एप्पल रेड। इसकी वजह यह है कि जब वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइट के कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें जो वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट होती हैं उनको हमारी आंख डिटेक्ट करती है और वही उस ऑब्जेक्ट का कलर होता है। मिसाल के तौर पर एक पत्ता सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमें पत्ता हमेशा ग्रीन नजर आता है। इसी तरह वाइट ऑब्जेक्ट्स कोई भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करते, और जो ऑब्जेक्ट्स वाइट लाइट में मौजूद तमाम वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो ब्लैक नजर आते हैं। हमारा इन कलर्स को देखना इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। हमारी आंख में रोशनी को देखने के लिए खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें कोन्स कहा जाता है। ये कोन्स 3 तरह के होते हैं, जिसमें से हर एक कोन एक रोशनी को देखता है। एक कोन रेड को देखता है, एक ब्लू को और एक ग्रीन को। हमारी आंख इन कलर्स को लाइट की फॉर्म में मैसेज की तरह पढ़ती हैं। लाइट के फोटॉन्स इन कोन्स के थ्रू एक मैसेज की तरह ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर
ब्रेन डिसाइड करता है कि ये कौन सा कलर है और यूं हम कलर्स को और कलर्स के ज़रिए से दुनिया को देखते हैं। कलर्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते, बल्कि इनका असर काफ़ी ज़्यादा होता है। फूलों की मिसाल ले लें, इनके कलर्स एक वेलकम साइन के तौर पर काम करते हैं और इंसेक्ट्स और बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए, जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ तक कि कलर्स हमारे इमोशंस और मेंटल स्टेट पर भी असरअंदाज होते हैं। जैसे रेड कलर खतरे की अलामत है और ब्लू सुकून की और ग्रीन पॉजिटिविटी की, इसलिए ब्लू और ग्रीन हमें ज़्यादातर नेचर में नज़र आते हैं। साइंस की अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी के मुताबिक नेचर और उसके कलर्स देखने से हमारे ब्रेन की सोचने की सलाहियत, मेमोरी और फोकस बेहतर होता है। हम एनर्जेटिक फील करते हैं। नेचर और ग्रीनरी को देखने से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं, जैसे माइल्ड डोपामीन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन और प्लेजर महसूस होता है। सेरोटोनिन रिलीज होता है जो हमें रिलैक्स फील कराता है और ये हमारे वेल बीइंग के लिए ज़रूरी केमिकल है। और कॉर्टिजोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो नेचर की वजह से डिक्रीज होता है। इसके अलावा नेचर में हर चीज़ एक रिदम पर चल रही है। समंदर की लहरें, हवा का फ्लो, परिंदों का उड़ना और दिल की धड़कन तक, ये सब मिलकर एक कलेक्टिव रिदमिक इकोसिस्टम बनाते हैं और यही रिदम्स मिलकर जिंदगी बनाते हैं। ये रिदम्स मैथमेटिकली कंसिस्टेंट वाइब्रेशंस हैं जो बायोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करती हैं। साइंस कहती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के रिदम के साथ एंट्रेंड हो रहा होता है, यानी उन्हीं के मुताबिक अपने इंटरनल रिदम्स को एडजस्ट करता है। इस फिनोमेना को बायोलॉजिकल एंट्रेनमेंट भी कहते हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल सर्केडियन रिदम है, यानी हमारी बॉडी की 24 आवर क्लॉक, जिसमें हमारा स्लीप वेक साइकिल भी शामिल होता है। इसी तरह सूरज का तुलू और गरूब जो हर दिन एक नया और रिफ्रेश साइकिल सेट करता है हमारी बॉडी में, जिसके मुताबिक हमारा मेटाबॉलिज्म, हार्मोन्स और इमोशंस रेगुलेट होते हैं। रिदम नेचर के साउंड में भी मौजूद है। साउंड एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन जो हवा, पानी या किसी मीडियम के जरिए ट्रैवल करती है। जब ये वाइब्रेशंस एक साथ हार्मोनियसली इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक नेचुरल सिम्फनी यानी एक तसलसल बनती है। जैसे परिंदों का कलेक्टिव चहचहाना, वेल्स जिस तरह डीप ओशंस में अपनी लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स के जरिए माइल्स दूर तक कम्युनिकेट करती हैं, इसी तरह समंदर की अपनी आवाज़ जब उसकी लहरें टकराती हैं, हवा और बारिश तक का साउंड, ये नेचुरल साउंड्स इंसान को सुकून देते हैं और ऐसा लगता है कि शायद हमारा ब्रेन इन साउंड्स के रिदम्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। नेचुरल साउंड्स के ये रिदम्स एक इकोसिस्टम को सिंक्रोनाइज करते हैं और जब कोई इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, सबसे पहला असर उसके साउंडस्केप पर आता है। इसलिए मॉडर्न साइंटिस्ट इको एक्रोस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक नई साइंटिफिक फील्ड है जो नेचर के साउंड्स और उनके इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है। ये साइंस नेचुरल इन्वायरमेंट में मौजूद आवाज़ों को रिकॉर्ड करती है और उनका एनालिसिस करती है, ताकि समझा जा सके कि इकोसिस्टम किस हालात में है और ज़िंदगी उसमें कैसी चल रही है। इस तरह वो जंगल, समंदर या किसी भी वेटलैंड की हेल्थ को मेजर करते हैं सिर्फ उसके साउंड के पैटर्न्स के थ्रू। नेचर को हम देख रहे हैं कि किस कदर खूबसूरती के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिज़ाइन किया है। हर एक चीज़ के पीछे एक हिकमत छुपी है और हर शय के पीछे एक मकसद है। इंसान इसको एक्सप्लोर करके, इसमें मीनिंग को डिकोड करके और इसके डिज़ाइन से इंस्पायर होकर टेक्नोलॉजीज़ और इजादात करता आया है। इस प्रोसेस को बायोमिमिक्री भी कहते हैं, जिसमें हम नेचर के पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स को समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर वेलक्रो, ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो डेली लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ होता है और ये किसी लेबॉर्ट्री में नहीं बना, बल्कि एक शख्स के नेचर पर गौर व फिक्र करने का नतीजा है। एक स्विस साइंटिस्ट जॉर्ज मेस्ट्रेल ने जंगल में वॉक करते हुए बर्ड सीड्स को कपड़ों के साथ चिपकता हुआ महसूस किया और गौर किया तो मालूम हुआ कि सीड्स पर कुछ सिंपल से लूप और हुक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी वजह से ये चिपकते हैं बगैर किसी किस्म के ग्लू के। उसने इसी सिंपल रूल यानी हुक एंड लूप स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करके वेलक्रो बनाया। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर अब स्पेसशिप से लेकर शूज़ तक हर जगह यूज़ होता है। ऐसी ही एक और मिसाल जापानीज़ बुलेट ट्रेन है, जो शुरू में फ्रंट से स्क्वायर बनाई गई थी, लेकिन उसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती थी और किसी भी टनल से निकलते वक्त आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी।
अब इसका स्ट्रक्चर फ्रंट से स्ट्रीम लाइन है, बिल्कुल किंगफिशर की चोंच की तरह। किंगफिशर एक लंबी चोंच वाला परिंदा है। इसके पानी में डाइव लगाते वक्त ना तो आवाज आती है, ना ही पानी के छींटे गिरते हैं। इसी सिंपल से प्रोसेस को ऑब्जर्व करके जापान के इंजीनियर्स ने बुलेट ट्रेन पर अप्लाई किया, जिससे ट्रेन की स्पीड इंक्रीज हुई, जबकि एनर्जी कंजम्पशन कम हो गई और आवाज की प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई। साइंटिस्ट बायोमिमिक्री का यूज नैनो स्केल पर भी करते हैं, जिसमें साइंटिस्ट एटम और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर चीजों के स्ट्रक्चर में तब्दीली करके उनकी प्रॉपर्टीज बदल देते हैं। यानी किसी मेटल को ज्यादा मजबूत, हल्का या फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है सिर्फ उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली लाकर। कुदरत में बहुत सी मखलूकात की हैरान कुन सलाहियतें उनके मॉलिक्यूलर लेवल के स्ट्रक्चर्स की वजह से होती हैं। मिसाल के तौर पर गेको, एक छोटी सी छिपकली जो किसी भी दीवार पर बिना ग्लू के आराम से चल सकती है। उसके पैरों पर बहुत बारीक बाल नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें सिटी कहा जाता है। इन सिटी और दीवार की सरफेस के दरमियान एक छोटी सी कुव्वत काम करती है, जिसे वैन डर वाल फोर्सेस कहा जाता है। ये फोर्सेस इतनी मजबूत होती हैं कि गेको हर एंगल पर चिपक कर चल सकती है। इसी प्रिंसिपल्स पर साइंटिस्ट ने रोबोट्स और ग्रिपिंग मटेरियल्स डिजाइन किए हैं जो बिना ग्लू के सरफेस को पकड़ सकते हैं। ये प्रोसेस नैनो बायोमिमिक्री कहलाता है, यानी नैनो लेवल पर नेचर से इंस्पायर होकर इन्वेंशंस करना। इसी तरह एक और मिसाल शार्कलेट की है, एक ऐसा मटेरियल जो शार्क्स की स्किन से इंस्पायर्ड है। शार्क की स्किन पर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, जिन्हें डर्मल डेंटिकल्स कहा जाता है। ये डेंटिकल्स नैनो लेवल पर ऐसे पैटर्न्स बनाते हैं जिससे पानी का फ्लो स्मूथ रहता है, रगड़ कम और रफ्तार तेज होती है, और इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स डायमंड के जैसे पैटर्न में होते हैं, जो ऐसा सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिस पर बैक्टीरिया और बाकी केमिकल्स चिपक नहीं सकते और सरफेस को साफ और केमिकल फ्री रखते हैं। साइंटिस्ट ने इसी नेचुरल डिजाइन को कॉपी करके शार्कलेट मटेरियल बनाया, जिसे अब हॉस्पिटल्स, ऑपरेशन थिएटर्स और स्पेस स्टेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सरफेसेस अपने आप को केमिकल और बैक्टीरिया से महफूज रखती हैं और इनकी क्लीनिंग के लिए हार्मफुल केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती। इससे पता चलता है कि नेचर के नैनो स्ट्रक्चर्स तक में फंक्शनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइंस हमारे एक्सप्लोर करने के लिए मौजूद हैं। इसमें मौजूद प्रिंसिपल्स के ज़रिए ही इंसान और तमाम जानदार एक हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। जितना इंसान नेचर से अपना फासला बढ़ाता चला जाएगा, वो उतना ही अपने आप पर जुल्म कर रहा होगा। आज के मॉडर्न अर्बन एनवायरनमेंट्स में, जहां आर्किटेक्चरल मोनोटनी, बॉक्स शेप बिल्डिंग्स और मटेरियलिज्म का राज है, वहां हमारा जहन उन तमाम नेचुरल गिफ्ट से महरूम है जो उसकी ज़रूरत थी और जिनके लिए वो डिज़ाइन किया गया था। प्योर मटेरियलिस्टिक अप्रोच इंसान में क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करती है, और अगर हम सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की मिसाल लें तो वहाँ ये स्ट्रेस इकोनॉमी को हर साल $300 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान पहुँचाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बायोफिलिक डिज़ाइन के थ्रू काफ़ी हद तक हल की जा सकती है। इस अप्रोच में हम इंसानी बनाए हुए एनवायरनमेंट में नेचर को शामिल करते हैं, जैसे प्लांट्स, पानी, सनलाइट और ऑर्गेनिक शेप्स और स्ट्रक्चर्स। इसके ज़रिए हम अपनी मॉडर्न ज़िंदगी और नेचर के बीच के फासले को कम कर सकते हैं। और एज मुस्लिम्स हम अल्लाह के दीन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हमें इस प्लैनेट अर्थ की जिम्मेदारी दी गई है। हमें चाहिए कि हम इस प्लैनेट की हिफाजत करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बनाएं जो इकोसिस्टम्स के साथ कोएग्जिस्ट करें, ऐसी सिटीज़ डिज़ाइन करें जो नेचर के ज़्यादा करीब हों, टेक इनोवेशन करें तो कैपिटलिस्टिक माइंडसेट के बजाय मोमिन के माइंडसेट के साथ करें। हम इस वक्त ऐसे दौर में मौजूद हैं जहां अर्थ और उसकी नेचर को ख़राब करके इंसानों को तेज़ी से उनकी अपनी फितरा से दूर किया जा रहा है। हमें इंसानियत को फितरा की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि फितरत इंसान को उसके बनाने वाले की तरफ लेकर जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ।